हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2019 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी में मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2018 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे और उन सभी वीडियोज़ का या क्लास का PDF नोट आप हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी हमारा जो है ये षष्ठम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्ज़ाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक जो है 25 का होता है, जिसमें कम से कम 12 लाने अनिवार्य होते हैं और आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला हमारा है, जमीन पक गई है यह काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का या अज्ञेय का। तो अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जमीन पक गई काव्य संग्रह जो है केदारनाथ सिंह का है। यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी ये जो संग्रह है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह काव्य संग्रह जो है 1947 के बाद भारत में हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, देवेंद्र शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा है गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट संधि हो जाए, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम गुण संधि की बात करें, गुण संधि की बात करें तो इसमें जो है अगर आ और आ के बाद इसका पहचान क्या होता है, अगर आ और आ के बाद जो है भिन्न स्वर, यानी कि इसके बाद यदि क्या आ जाए, आ या आ के बाद ई आता है, ई या ई, फिर है ऊ या ऊ के बाद अगर ई या ई का मेल हो या ऊ व ऊ का मेल हो या री का हो, या है री का हो। तो अगर ई का मेल होता है आ के बाद, अगर ई आता है तो इसके लिए ए बनता है। यदि आ के बाद ऊ आता है तो इसके लिए ओ बनता है, इसके लिए ओ बनता है। यदि री आता है आ के बाद तो हमारा बनता है अर, तो ये हमारा अर बन जाता है। अब जैसे अगर हम देवेंद्र शब्द में देखें तो देवेंद्र में हमारा ये दिया गया है देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमको आ मिलेगा और यहाँ से मिलेगा ई। तो आ और ई जब मिलेगा, आ के बाद ई आएगा तो ये आपका ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देवेंद्र। ऐसे हम लोग और शब्द देखें तो महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा आ और इधर मिल जाएगा ऊ। तो जब ये दोनों मिलेंगे, आ और ऊ जब मिलता है तो ये हमारा ओ जाता है, तो हमारा हो जाएगा मोहोर्मी। ये हमारा हो जाएगा मोहोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? या किस प्रकार का जो है यह वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये हमारा है इच्छावाचक वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य में जो है हमें वक्ता की इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का जो है बोध होता है। यानी जब भी किसी सेंटेंस में आपको किसी की इच्छा दिखे, कोई कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद, इन सभी का बोध होता है, तो वहाँ आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, स्वच्छ शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन दिया गया है साफ सुथरा, छाती, कंघा और सुंदर आँख। तो अगर हम इस स्वच्छ शब्द का अर्थ देखें
तो ये हमारा होता है साफ सुथरा, यानी स्वच्छ का अर्थ साफ सुथरा होता है। छाती का अर्थ हमारा होता है वक्ष, वक्ष का मतलब साथी होता है। कंघा अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जुलाहो का एक प्रकार का औजार है। और सुंदर आँख को हम लोग बोलते हैं सुंदर नयन। ये हो गया इन सभी का अर्थ। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, सुंदरता शब्द का अर्थ है, यानी इनमें से बताना है कौन सा संज्ञा है सुंदरता। ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या सामुदायवाचक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा में जो है किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जब भी कोई विशेषण होता है तो उसको जो हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो हम लोग उसमें ता प्रत्यय लगा लेते हैं। जैसे सुंदर हमारा एक जो है विशेषण है, सुंदर शब्द है तो ये विशेषण है, इसमें अगर हम लोग ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये हमारा सुंदरता हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा सुंदरता, जो कि भाववाचक संज्ञा है। यानी कि ता प्रत्यय वाला शब्द जो होता है वो आपका भाववाचक संज्ञा ही होता है। जैसे भावुकता हो गया, मानवता हो गया, सुंदरता हो गया, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। 6 हमारा, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अनुप्रास, एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है आपका यमक, दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष, तीसरा होता है श्लेष। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें जो होता है वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें तो रघुपत राघव राजा राम, तो इसमें देखिए रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, इसमें भी अगर हम देखें तो चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे में हो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या होगा, जहाँ एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द दो बार, दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न हो, दोनों में अर्थ उनके भिन्न हो। जैसे कि अगर हम देखें तो कनक, कनक से 100 गुनी। तो यहाँ देखिए कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे का मतलब होता है धतूरा। तो एक ही शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। ऐसे हमारा होता है काली घटा की घमंड घटा। तो यहाँ पहले घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसमें किसी एक ही शब्द, कोई एक शब्द रहेगा और उसके भिन्न अर्थ होंगे। एक ही शब्द के जो है भिन्न अर्थ होंगे तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो तीसरा पानी शब्द है ये हमारा श्लिष्ट है। यहाँ जो तीसरा पानी है इसमें हमारा श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो पानी हमारा है एक बार जो है चूने के शब्द में प्रयोग किया गया है, पहले मोती, फिर मनुष्य और तीसरा चून, ये 3 अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हमारा यहाँ श्लेष अलंकार होगा। आप क्लास का PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस, वहाँ से पूरा PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। सारे क्लासेस के PDF नोट हमने इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। और चाहे वो आप राजन सीरीज का देख लें, मॉडल पेपर सोल्यूशन देख लें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, प्रा प्रत्यय जो है से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो हम लोग देखते हैं पहले कि उपसर्ग होता क्या है। प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, उपसर्ग का अर्थ होता है समीप बैठना। उप का मतलब होता ही है समीप, उप का मतलब होता है समीप, तो उपसर्ग का पूरा मतलब हो जाएगा समीप बैठना। वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप बैठना। अब परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमारा है
प्रगति, प्रबल, प्रभाव, प्रकृति, प्रकोप, प्रसारित, प्रयोग, प्रसार, प्रकाश, प्रयास इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा, जो पुरुष अभिनय करता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अभिनेता। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री बोला जाता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है और ईश्वर में आस्था न रखने वाला नास्तिक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तत्र का मतलब होता है वहां, एका मतलब होता है एक, विशाला मतलब विशाल, सरोवरा मतलब होता है सरोवर या तालाब हम लोग जिसको बोलते हैं सरोवर, अस्ति मतलब होता है। तो वहां एक विशाल सरोवर या तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, प्राकृत के सुकुमार कवि, प्राकृत के जो हैं सुकुमार कवि ये किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर और मधुर चित्रण मिलता है। इन्होंने प्रकृति के हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखा और समझा तथा अपनी कविताओं में उनका वर्णन बड़ी ही मार्मिक ढंग से किया। इनके शब्दों में प्रकृति जो है जीवंत तो हो उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए। तृतीय विभक्ति में बहुवचन का रूप लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा हरिभिः। ये हमारा हरिभिः हो जाएगा। तो चलिए इसके हम लोग विभक्ति यानी कि इसके जो सभी विभक्तियों और सभी वचनों में देख लेते हैं हरि के रूप को। तो ये हमारा लिखा गया है, हरि का रूप है, सारी विभक्तियां दी गई हैं और सारे वचन में दिए गए हैं। तो इसको आप पढ़ लेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका दिया गया है, कबीर दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कबीर दास जी जो हैं, कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के जो है ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। उनके जीवन और मृत्यु के संबंध में आज भी विद्वानों में परस्पर मतभेद है। यद्यपि प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर कबीर दास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। मगहर में जो है ये हुआ था। कबीर दास जी का जो है लुई नामक महिला के साथ वैवाहिक संबंध का वर्णन मिलता है, जिससे उनकी 2 संतानें कमाल तथा कमाली थी। कबीर दास जी अनपढ़ थे। इनके बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास जी ने जो उपदेश दिए उनका संग्रह उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया था या किया गया है। बीजक के जो हैं 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। इनकी रचनाएं हैं कबीरदास की। तो कबीर की सखियां, दोहावली, फिर आपका है रहना नहीं, देश बिराना इत्यादि। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, कारक किसे कहते हैं? उसके नाम तथा विभक्ति चिन्ह सहित लिखना है। उसकी विभक्ति जो है चिन्ह भी लिखना है। चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। तो कारक क्या होता है? वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया से संबंध रखता है उसी को हम लोग कारक बोलते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ जो संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? तो वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है।
इसलिए उन्हें जो है कारक कहते हैं। सामान्यतः कारक का अर्थ होता है करने वाला। सामान्यतः कारक का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका में जो है रावण को बाणों से मारा। अब इस वाक्य में जो हमारा है पुत्र जो है राम, लंका, रावण तथा बाढ़ जो है ये शब्द कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी कि चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विविध कारकों का ज्ञान कराने के लिए शब्द के साथ कोई ना कोई जो है विभक्ति लगानी पड़ती है। तो ये हमारा हो गया कारक के नाम और उनका विभक्ति चिन्ह। जैसे प्रथमा विभक्ति में हो गया कर्ता ने, द्वितीया में कर्म को, तृतीया करण से या द्वारा या साथ यानी संबंध जोड़ने के लिए। चतुर्थी आपको हो गया संप्रदान कारक जिसमें होता है को या के लिए। पंचमी में अपादान आता है उसमें से यानी अलग होने के सेंस में या पृथक होने के सेंस में। षष्ठी आपका है संबंध में जिसमें का, की, के, रा, रे, रे और नानी ने। सप्तमी में आपका आता है अधिकरण जो आपका होता है मैं और पर, में और पर। प्रश्न नंबर 14 है जीवनी और आत्मकथा में मूलभूत अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में मूलभूत अंतर लिखिए। तो देखते हैं आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। एक आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित सभी घटना जो है महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी देता है। आत्मकथा का उद्देश्य जो है समाज को जो है लेखक के संपूर्ण जीवन की अनुभूति कराना होता है, जो है कराना होता है। तो ये हमारा हो गया आत्मकथा। अब हम देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर कौन सा है। देखिए जीवनी जो होता है किसी के जीवन पर आधारित होता है। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होता है। आत्मकथा में लेखक की जो है स्वयं की जीवन कथा होती है। लेखक की स्वयं की जीवन कथा होती है। दूसरा आपका है जीवनी जो है संस्मरणात्मक नहीं होती है, संस्मरणात्मक नहीं होती है। आत्मकथा क्या होती है तो संस्मरणात्मक होती है। तीसरा हमारा जीवनी में लेखक जो है किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण करता है, जबकि आत्मकथा में जो है लेखक जो है अपने जीवन के यानी स्वयं के जीवन की जो है घटनाओं का चरित्र चित्रण करता है। प्रश्न नंबर 4 नंबर हमारा है जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्य के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है। विशेष विवरण होता है आत्मकथा में जो होता है किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के लिए किसी विशेष विषय पर जो होता है लिखा गया विवरण होता है। तो ये हमारा हो गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर। प्रश्न नंबर 15 है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठक या श्रोता का जो है वो मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना होता है। विद्यालय में बालकों को कहानी का शिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य आनंद होता है। अब देखते हैं इस पे नेक्स्ट कहानी शिक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है, जिनमें से पहला हमारा है छात्र का चरित्र निर्माण करने में सहायता देना या सहयोग देना। दूसरा है छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिकता की भावना पैदा करना। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों में कहानी लेखन की रुचि पैदा करना। 5 नंबर हमारा है छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं को विकसित करना। 6 है छात्रों के मौखिक व लेखन अभिव्यक्ति को विकसित करना। 7 नंबर है छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना। 8 नंबर हमारा है छात्रों के सम्मुख ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। 9 नंबर है छात्रों को भाषा व लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। 10 है हमारा छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को जो है विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है अपनी पाठ्य पुस्तक से जो है 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। चलिए देखते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो
न धर्मा ते मार्ते लोके भूभारुभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ है जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना दान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है, ऐसे लोग जो है इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर की तरह जो है घूमते रहते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखो। मक्षिका, बहवा, माँ, ताक्रम। इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो अगर हम इस मक्षिका का देखें तो इसका मतलब मक्खी होता है, इसका मतलब मक्खी होता है। फिर हमारा है, इसका मतलब हमारा होता है बहुत ही बड़ी संख्या में। बहवा का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। माँ का मतलब होता है मत या नहीं। और ताक्रम का मतलब होता है छाछ। ये हमारे शब्द हो गए और इसका हिंदी में अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो है संधि विच्छेद करना है। तो देखते हैं, पहला हमारा है मनोरथा। तो मनः प्लस रथा हो जाएगा आपका मनोरथा। दूसरा है सज्जन, तो सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। वसंत वसंतोत्सवा, इसका हो जाएगा बसंत प्लस उत्सव। फिर आपका है धन्वंतरि, सॉरी मधुंतरि है, तो मधुधन अरि, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। एक साइड हमारा शब्द लिखा गया है और दूसरी तरफ संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का क्या मतलब होता है, तो दो शब्दों के मेल से बने शब्द को जो है अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप इस क्लास का PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।